Hello everyone, it is the 10th lecture of solution and today topic is depression in freezing point। और हमने जो लास्ट लेक्चर स्टडी किया था उसके अंदर हमने स्टडी किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और मुझे उम्मीद है आपने वो लेक्चर ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को ज़रूर स्टडी करो। और इस लेक्चर का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, क्योंकि जो ये लेक्चर है उस लेक्चर के बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। क्योंकि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक दूसरे के सेम टॉपिक होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है भाई। ओके, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सबसे पहले देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेट का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज करना। जैसे आपने सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड किया तो उसमें कुछ चेंज आया बॉइलिंग पॉइंट में, कितना चेंज आया तो वो क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आप सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज करता है, और कितना इंक्रीज करेगा उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम स्टडी करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिक्रीज करना। जैसे आप सोलवेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर क्या आएगा, डिक्रीजमेंट आता है, और वो कितना डिक्रीज आएगा उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो एलिवेशन कितना इंक्रीज करेगा, डिप्रेशन कितना डिक्रीज करेगा, उसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर ज़्यादातर डिफरेंस ग्राफ के अंदर आता है। जो एलिवेशन था उसका ग्राफ इजी था और जो डिप्रेशन है उसका ग्राफ थोड़ा सा टिपिकल होता है, और मैक्सिमम स्टूडेंट को इस ग्राफ के अंदर दिक्कत रहती है। तो आप इस ग्राफ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना, और हम अब टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ टॉपिक इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जहाँ सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, सेम होगा। यानी जो वेपर प्रेशर सॉलिड का है वही वेपर प्रेशर किसका होगा, लिक्विड का। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और वो पॉइंट कब अचीव होता है, जब लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आएंगे, यानी दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होता है भाई। तो उसको बोलते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मीन क्या होता है कि उस फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिक्रीजमेंट आता है। जैसे आपके पास क्या है, ए आपके पास एक सोलवेंट है, बी आपके पास क्या है, सॉल्यूट। जैसे दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है। और जो आपका सोलवेंट होगा वो मान लो वाटर है, H2O प्योर वाटर, और ये आपका क्या है, एक सोल्ट है, नमक, यानी नॉन वोलाटाइल। क्योंकि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके लिए वैलिड होती है, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट के लिए। तो हमने उसमें सोल्ट ऐड कर दिया। जैसे आप वाटर के अंदर सोल्ट ऐड करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम अब स्टडी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ देखो आपके पास वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। देखो ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ओके, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर बोला जाता है, ना कि टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर। देखो जो चीज़ वेपर प्रेशर पहले है तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस पे होगी, अगर जो चीज़ सेकंड नंबर पे है तो इसका मतलब वो किस पे होगी, एक्स एक्सिस पे होती है भाई। ओके, तो ये फ़र्क होता है। तो ग्राफ आपका वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। ओके, अब देखो इस साइड वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और इस साइड टेम्परेचर इंक्रीज करता है। जैसे मैं सोलवेंट के अंदर यानी प्योर वाटर के अंदर सोल्ट ऐड करता हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो देखो ग्राफ, अब ब्लैक लाइन आपके लिए लिक्विड सोलवेंट की होगी और रेड लाइन किसकी होगी भाई, सॉल्यूशन की, और जो ग्रीन लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है सॉलिड स्टेट को। अब देखो मान लो इसको आप ऐसे समझो कि हम टेम्परेचर स्टार्ट करते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से। जैसे आप -10 डिग्री सेल्सियस से मूव करना स्टार्ट करोगे आगे तो टेम्परेचर यहाँ कितना आ जाता है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, -10 -8 ऐसे, -10 -8
और इसको हम मान लेते हैं -5 डिग्री सेल्सियस, और इसको मान लेते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस, ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। ये हमने वैसे मानना है, ठीक है। तो जैसे मैं टेम्परेचर स्टार्ट करता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस से, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ओके, जैसे टेम्परेचर पहुँचता है -5 डिग्री सेल्सियस पे, तो -5 डिग्री सेल्सियस पे देखो पहले तो सभी क्या हैं, सभी यहाँ सॉलिड स्टेट के अंदर हैं, यानी जो आपका लिक्विड यानी सोलवेंट था यानी वाटर, और आपके पास सॉल्यूशन है, दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट में हो गए इस पॉइंट के ऊपर सभी। ओके, जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ -5 डिग्री सेल्सियस, तो -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देखो, तो ये ग्राफ किसका, आपका इस पॉइंट के ऊपर, दोनों का ग्राफ है, किसका, सोलवेंट का और क्या है, सॉल्यूशन का। जैसे -5 डिग्री सेल्सियस आया टेम्परेचर, तो उसके ऊपर क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन है वो भी सॉलिड में है, और जो आपका सोलवेंट है वो भी क्या होगा, वो बेस सॉलिड के अंदर होगा, यानी वाटर आइस के अंदर होगा भाई। अब जैसे टेम्परेचर में -5 से -4 डिग्री करता हूँ, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर, तो यानी ये लिक्विड स्टेट में रहेगा। यानी इस पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जो रेड लाइन है वो क्या है, लिक्विड स्टेट है। ओके, अब जैसे मैं इंक्रीज करता हूँ टेम्परेचर -4 डिग्री, -2 डिग्री और 0 डिग्री, अब 0 डिग्री के ऊपर क्या होगा, जो सोलवेंट है, सोलवेंट की स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो सोलवेंट है यानी वाटर है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट के अंदर यानी वाटर स्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, तो देखो ये जो ग्राफ है इस पॉइंट के ऊपर, यानी आपके पास जो सोलवेंट है और सॉल्यूशन दोनों के दोनों क्या है, सॉलिड स्टेट के अंदर। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो सॉल्यूशन है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका लिक्विड के अंदर, बट जो आपका सोलवेंट है वो किस में रहेगा, सॉलिड स्टेट के अंदर। जैसे टेम्परेचर 0 है और 0 से हाई करते हो, यानी 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, तो सोलवेंट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के अंदर। तो ये ग्राफ जो ग्रीन लाइन है किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड स्टेट के अंदर। अब देखो यहाँ मान लो -5 डिग्री सेल्सियस है, और ये टेम्परेचर हमने माना 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर किसके लिए था, सॉल्यूशन के लिए, तो हम इसको मान लेते हैं TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और T0F ये फ्रीजिंग पॉइंट है सोलवेंट, क्योंकि सोलवेंट क्या आपका प्योर स्टेट के अंदर, तो नोट किसको रिप्रेजेंट करती है, प्योर स्टेट को, यानी वाटर क्या है इसमें प्योर स्टेट के अंदर है। देखो अब टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा है, 0 डिग्री सेल्सियस, यही है ना, क्योंकि सॉल्यूशन फ्रीज होता है किसके ऊपर, लेस टेम्परेचर के ऊपर, और जो आपका सोलवेंट है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर फ्रीज होगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब जो डिफरेंस है दोनों के बीच में उसको बोलते हैं डेल्टा TF, यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। ओके, तो बस ये ग्राफ थोड़ा अंडरस्टैंड करो, आपका मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाता है इसके अंदर। ओके, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो ये लाइन रहेगी लिक्विड सोलवेंट की, ये लिक्विड सॉल्यूशन की, और जो ये लाइन है ग्रीन, ये सॉलिड स्टेट रिप्रेजेंट करती है। और किसकी सॉलिड स्टेट है, ये इतनी, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर ये किसकी सॉलिड स्टेट है, ये वाटर की यानी सोलवेंट की है। और ये लिक्विड स्टेट किसकी है, सॉरी सॉलिड स्टेट किसकी है, ये दोनों के लिए सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन के लिए भी और किसके लिए भी, सोलवेंट के लिए भी, यानी वाटर प्लस सोल्टी वाटर दोनों के लिए। अब इस पॉइंट के बाद सॉल्यूशन आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, बट जो सोलवेंट है वो किस में रहता है, सॉलिड में ही रहता है। इस पॉइंट के बाद जो आपका सोलवेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर। अब जो डिफरेंस है दोनों के स्टेट के अंदर, ठीक है ना, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा TF। ओके, यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि डेल्टा TF किसके इक्वल है, TF0 माइनस TF। देखो TF0 कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस TF कितना लिया था हमने, -5 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा आंसर, +5 डिग्री सेल्सियस, यानी 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। तो दोनों के जो बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्यूशन और सोलवेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना डिक्रीजमेंट आया हमें। ओके, अब देखो एक्सपेरिमेंटली जो डेल्टा TF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m यानी मोलैलिटी। ओके, तो डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटली आता है मोलैलिटी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट के ऊपर, यानी मोल ऑफ सोल्यूट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है भाई,
कैसे डिपेंड करता है आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये तो एक्सपेरिमेंटली, जैसे मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मोल ऐड करता हूँ सोल्ट की अमाउंट ऐड कर देता हूँ ज़्यादा। पहले मैंने कम अमाउंट ऐड कर रखी थी, उसके बाद मैं अमाउंट इंक्रीज कर देता हूँ। जैसे आप देखते हो ना, तो जो ये फ्रीजिंग पॉइंट है TF, ये क्या करेगा, इस साइड शिफ्ट हो जाता है और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। जैसे -4 डिग्री -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हुआ था ये लिक्विड में, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ये। अब जैसे मान लो यहाँ है, यहाँ मान लो टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपने सोल्ट ऐड किया इसके अंदर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस आ जाता है। यानी जितना ज़्यादा सोल्ट ऐड करते जाओगे, फ्रीजिंग पॉइंट क्या करता जाएगा, उतना ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जो डेल्टा TF की वैल्यू है, जो डिफरेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। जितना ज़्यादा सोल्ट ऐड करते जाओगे तो डेल्टा TF के अंदर डिफरेंस इंक्रीज करता जाता है भाई। ओके, तो यही चीज़ एक्सपेरिमेंटली फाइंड हुई, जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मोलैलिटी के ऊपर। ओके, जैसे मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूँ तो एक निशान यूज़ करता हूँ KF, यानी एक सिंबल यूज़ करता हूँ KF। F क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, जैसे बॉइलिंग पॉइंट के अंदर हमने क्या यूज किया था, KB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। अब KF क्या है, इसको लिखते हैं हम मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या आप इसको लिख सकते हो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसका सेकंड नेम आता है मोलल क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी। ओके, तो ये कांस्टेंट है क्योंकि जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट यूज करते हैं। ओके, उसके बाद देखो, अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय KF की डेफिनेशन। अगर मैं मोलैलिटी M को क्या ले लेता हूँ 1, यानी 1 मोल, M 1 है, तो आपका डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाएगा, KF के इक्वल आएगा। यानी डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेकन एज यूनिटी। ठीक है ना, तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी भाई। अगर आप मोलैलिटी को 1 कर देते हो तो ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल आ जाती है भाई। ओके, अब देखो इसकी यूनिट, अब इसकी यूनिट कैसे फाइंड करोगे, यहाँ से देखो डेल्टा TF किसके इक्वल है, KFM, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, डेल्टा TF डिवाइड बाय M। तो यहाँ से आप यूनिट फाइंड कर सकते हो इसकी। अब देखो यूनिट क्या होगी, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन M मोलैलिटी, यानी पर मोलैलिटी। या आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो सेल्सियस के अंदर, तो सेल्सियस पर मोलैलिटी। या फिर आप मोलैलिटी को क्या लिखते हो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सोलवेंट। देखो मास ऑफ सोलवेंट क्या होगा, किलोग्राम के अंदर, और मोलैलिटी यानी नंबर ऑफ मोल, मोल किस में आता है, मोल के अंदर यूनिट, तो आपकी यूनिट आ जाती है केल्विन किलोग्राम पर मोल के अंदर। ओके, इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हो, पर मोल। ओके भाई, तो ये आपकी यूनिट रहेगी। और KF और KB की यूनिट क्या होती है, सेम रहेगी दोनों की। ठीक है ना। ओके, तो अब हम फाइंड कर लेते हैं KF। जनरली जो न्यूमेरिकल होते हैं एग्जाम के अंदर, KF की वैल्यू आपको गिवन होती है, लेकिन लास्ट कुछ ईयर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं तो उसके अंदर KF की वैल्यू फाइंड करना पूछ लेते हैं, KF या KB। तो आगे हम फाइंड कर लेते हैं KB या फिर KF, सेम ही मेथड होता है दोनों का। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था कि KB कैसे फाइंड करेंगे, और इसके अंदर हम स्टडी कर लेते हैं KF को आप कैसे फाइंड करोगे। ओके, तो देखो भाई KF को कैसे फाइंड करते हैं, और KF और KB की वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, दोनों सेम होते हैं या अलग हैं। तो इस लेक्चर के अंदर अब हम स्टडी कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या डिफरेंस रहेगा दोनों की वैल्यू में, या फिर सेम आती है और क्यों आएगी अगर डिफरेंस आता है तो। नाउ हम KF की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बाय थर्मोडायनेमिक इक्वेशन या बाय थर्मोडायनेमिक रिलेशनशिप। जैसे कई बार न्यूमेरिकल आ जाते हैं इसके बोर्ड एग्जाम के अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ KF, और इसका न्यूमेरिकल हम लास्ट में ज़रूर करेंगे। अब देखो, अब KF की वैल्यू, यानी KF क्या आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करते हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास M इंटू R इंटू TF नॉट स्क्वेयर। यानी M क्या है यहाँ, मोलर मास ऑफ सोलवेंट, R क्या है गैस कांस्टेंट, और TF नोट क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, उसका स्क्वायर रहेगा, डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, यानी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन।
ओके, तो ये फार्मूला रहेगा इसमें m मोलर मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम पर मोल, नोट करना ये ग्राम पर मोल। TF नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट प्योर स्टेट के अंदर। R होगा गैस कांस्टेंट और जिसकी वैल्यू हम यूज करेंगे 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल सभी न्यूमेरिकल के लिए। ओके, क्योंकि जूल पर केल्विन पर मोल। अब देखो डेल्टा एच फ्यूजन, तो क्या मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलते हैं जिसको, या मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है उसको बोलते हैं हम इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब आ जाता है मोलर, मोलर मतलब 1 मोल के लिए। अब 1 मोल यानी आपके पास क्या है 1 मोल सॉलिड है, और उस 1 मोल सॉलिड को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। जितनी आप एनर्जी अप्लाई करोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, यानी मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अगर मोलर है तो 1 मोल के लिए। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मीनिंग क्या है, अगर किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो तो उसको बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब हमने डिस्कस किया था मोलर यानी 1 मोल के लिए। सेम लिक्विड से अगर आप सॉलिड में जाओगे तो भी वो क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। ओके, अब देखो तो ये वैल्यू आप रखोगे, आपको वैल्यू गिवन होगी तो ईजिली आप फाइंड कर सकते हो KF की वैल्यू। ओके, अब देखो कई बार क्या होता है, जैसे ये एग्जाम में जो मोलर मास है अगर वो ग्राम पर मोल में गिवन है फिर तो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। अगर आपके पास दे देता है जो मोलर मास है किलोग्राम पर मोल के अंदर, तो आप क्या करोगे 1000 को वहाँ से हटा देते हो भाई, ठीक है। तो 1000 यूज नहीं होगा उसके अंदर, तो मैं लिख देता हूँ अगर यूनिट गिवन है आपके पास किलोग्राम पर मोल के अंदर, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे उस टाइम आप फॉर्मूला यूज करोगे KF के लिए mR T0F² डिवाइड बाय डेल्टा H फ्यूजन, ठीक है ना। तभी मैंने ये अंडरलाइन किया है, ग्राम पर मोल के लिए ये रहेगा आपका, किलोग्राम पर मोल के लिए ये फॉर्मूला रहेगा अगर आपने KF फाइंड करना है तो, ठीक है। अब इसी तरह हम फाइंड कर लेते हैं KB। तो ये तो था KF क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब हम फाइंड कर लेते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी KB। तो सेम KB फाइंड होगा, तो KB के लिए फार्मूला होगा KB इज इक्वल टू सेम mR, यहाँ आएगा आपका TF की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ देखो TF है ना वहाँ B आ जाएगा, ठीक है ना, TB। ओके, उसके ऊपर नोट रहेगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट था, स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन की जगह अब क्या आएगा, वेपोराइजेशन, ठीक है ना, डेल्टा H वेपोराइजेशन, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं जिसको। बाकी सेम रहेगा, एक तो ये वैल्यू चेंज होती है, ठीक है ना, T0B आएगा यहाँ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे काम करते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोलवेंट इन प्योर स्टेट, और डेल्टा H वेपोराइजेशन होगा यहाँ क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, गैस के अंदर या फिर वेपर के अंदर भी। अब आ जाता है व्हाट इज डेल्टा H वेपोराइजेशन। तो डेल्टा H वेपोराइजेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर, तो उसको क्या बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। अब आ जाता है मोलर, मोलर मतलब 1 मोल। अगर 1 मोल लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है दैट इज डेल्टा H वेपोराइजेशन। ओके, तो ये फर्क होता है भी मोलर का, ठीक है ना। मोलर मतलब 1 मोल के लिए, अगर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन तो फ्यूजन क्या होगा, किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है सॉलिड टू लिक्विड, वो होता है फ्यूजन। अगर वेपोराइजेशन में जाना तो इसका मतलब क्या होगा, लिक्विड टू वेपर में जाना है। अगर 1 मोल पे आप काम करते हो तो उसको बोलते हैं मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले सेम रहेंगे, यहाँ फर्क है बस ये इस पॉइंट का और इस पॉइंट का। ओके, तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अब ये बताओ कि दोनों में से यानी जो कांस्टेंट की वैल्यू है KF एंड KB, दोनों में से वैल्यू किसकी ज़्यादा है या कम है, या फिर दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो देखो KF और KB की वैल्यू में क्या डिफरेंस रहेगा, तो हमेशा क्या होता है जो KF की वैल्यू वो आती है ग्रेटर देन KB। पहले तो आपको ये पता हो जो KF और KB की वैल्यू है किस पे डिपेंड करती है,
नेचर ऑफ सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। डिफरेंट लिक्विड के लिए यानी डिफरेंट सोलवेंट के लिए ये वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है भाई। जैसे सोलवेंट के लिए मान लो आपने यूज़ कर लिया बेंजीन, या फिर आपने यूज़ कर लिया अल्कोहल या फिर वाटर, तो ये वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। सेम Kb की वैल्यू भी वाटर के लिए अलग आएगी, बेंजीन के लिए अलग आएगी, अल्कोहल के लिए अलग आएगी। तो वो किस पे डिपेंड करती है, इनकी वैल्यू नेचर ऑफ सोलवेंट के ऊपर, नेचर ऑफ सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करेगी भैया। तो ओके, अब हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से वैल्यू Kf की क्यों ज़्यादा है। पहले तो आपको ये पता हो कि Kf की वैल्यू ज़्यादा है देन Kb, तो क्यों ज़्यादा होगी। देखो अब दोनों रिलेशन को देखो, अब हमेशा जो डेल्टा एच फ्यूजन इस पे देखो, बाकी वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट सेम ही आती हैं। अब ये वैल्यू देखो, ये वैल्यू किसकी ज़्यादा आती है भैया, तो डेल्टा एच फ्यूजन हमेशा क्या आएगा भाई, ये आती है वैल्यू लेस, और ये वैल्यू हमेशा आएगी मोर। अब देखो लेस और मोर का क्या फ़र्क रहेगा। अब देखो फ्यूजन में अब क्या जा रहे थे, देखो सॉलिड टू जा रहे थे आप लिक्विड की तरफ, और इसमें हम जा रहे थे लिक्विड टू वेपर की तरफ, ठीक है। अब जैसे लिक्विड टू वेपर देते हो तो आप हीट प्रोवाइड करोगे यानी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हो, तो लिक्विड टू वेपर में जाओगे ना, हमेशा हम एनर्जी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अभी। और इसके अंदर एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं बट लेस प्रोवाइड करवाते हैं। सॉलिड टू लिक्विड में जाने के लिए एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा वो लेस होता है, तो डेल्टा एच फ्यूजन की वैल्यू यहाँ लेस होती है और यहाँ वैल्यू क्या होगी, हाई होगी भाई। अगर ये वैल्यू हाई है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी, लेस। अगर ये वैल्यू लेस है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, हाई। तो इस वजह से Kf की वैल्यू क्या रहेगी, मोर देन Kb। समझ गए भाई। तो आपने माइंड में लर्न क्या करना है, इसमें माइंड में रखना क्या है, ये आपको पता भी होगा, जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन है वो हमेशा मोर होता है कंपेरेबल टू डेल्टा एच फ्यूजन के भी, ठीक है। तो इस वजह से Kf की वैल्यू ज़्यादा आएगी Kb भी। ओके, तो अब कर लेते हैं मोलर मास, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बेस पे अगर मोलर मास फाइंड करना हो सोल्यूट का, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे अभी। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जनरली जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यानी न्यूमेरिकल, तो आपको मेंशन होती है कि किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, या फिर आपको जो स्टेटमेंट है उसमें पता लग जाता है कि आप कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज करोगे। ओके, तो जैसे हमने ये फार्मूले सॉल्व किए थे, डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आया था, टी एफ नोट माइनस टी एफ, यानी ग्राफ की हेल्प से किया था हमने ये, और एक्सपेरिमेंटली आया था डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी। और थर्ड हमने सॉल्व किया था कि के एफ क्या है, डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है। अगर इसकी वैल्यू कभी फाइंड करनी हो तो हम थर्मोडाइनेमिकली इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में ये वैल्यू आपको गिवन होती है भाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होती है। लेकिन कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से Kf की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ। ओके, तो अब देखो भाई मोलर मास फाइंड कर लेते हैं सोल्यूट का विद यूजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल था, के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ क्या है, कांस्टेंट था, और एम क्या है, मोलैलिटी, ठीक है ना। एम क्या है, मोलैलिटी। याद रखना ये मोलैलिटी है ना कि मोलैरिटी। बहुत सारे इसको मोलैरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और मोलैरिटी को आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है, यानी मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। अगर आप इन ग्राम लिखते हो यहाँ तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर आप यहाँ किलोग्राम लिखते हो, अगर किलोग्राम है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती भाई। ओके, तो ये है मोलैलिटी। अब मास ऑफ सोल्यूट से पहले एक पॉइंट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर भी किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर किया था।
कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं था, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। तो इसके अंदर भी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो अब डेल्टा टी एफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी यानी मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी, जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करे, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करे। तो जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती थी, मोल ऑफ सोल्यूट, यानी कितने ज़्यादा आप ऐड करोगे उसके अंदर। सोल्ट हमने किया था, जितना ज़्यादा सोल्ट ऐड करते जाओगे डेल्टा टी एफ की वैल्यू चेंज होती रहती थी भाई। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है मोल ऑफ सोल्यूट पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट। तो इस वजह से ये क्या एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों, क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लिक्विड के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इथेनॉल के लिए अलग होता है, ईथर के लिए अलग होगा भाई। तो ये डिफरेंट लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। डिफरेंट लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो उसके नेचर पे डिपेंड करता है। इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, यानी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करता। कैसे, जैसे आपने थोड़ा वाटर लिया या फिर ज़्यादा मोल ज़्यादा है वाटर के, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा ना। कम वाटर हो या ज़्यादा वाटर हो तो फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री ही आएगा। तो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड नहीं करता वो। ओके, तो अब डिटरमाइन कर लेते हैं मास। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या था, मोलैलिटी, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सोलवेंट। ओके, तो मोल्स को ऐसे फाइंड करोगे भैया। मोल को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास गिवन वेट, ठीक है, डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है। और मोल ऑफ सोल्यूट है तो हमने रिप्रेजेंट किया था ए सोलवेंट बी सोल्यूट था भाई, ठीक है ना, बी सोल्यूट है। ओके, अब मोल किसके इक्वल आएंगे, देखो गिवन वेट तो W से आएगा, मोलर मास M से आता है भाई। अब गिवन वेट किसका है, वेट है हमारे पास सोल्यूट का यानी B, तो मोलर मास भी किसका होगा, ये B का। तो ये वैल्यू रखो। अब डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू की एफ इंटू एम, मोलैलिटी यानी मोल ऑफ सोल्यूट, और मोल ऑफ सोल्यूट क्या होंगे, WB डिवाइड बाय MB। ओके, इंटू 1000, तो मैंने 1000 लिख दिया यहाँ। वेट ऑफ सोलवेंट, तो वेट ऑफ सोलवेंट क्या होता है, WA, क्योंकि A क्या है सोलवेंट और वेट ऑफ सोलवेंट क्या होगा, WA, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ किसके इक्वल आ जाता है, के एफ इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय MB इंटू WA। ओके, तो हमें फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, MB की। तो इस साइड लेके आओ, MB इज इक्वल टू के एफ इंटू WB इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टी एफ इंटू WA। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, MB यानी मास ऑफ सोल्यूट फाइंड कर सकते हो। तो फोर्थ फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास MB। ओके, तो अब इसके बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ये फॉर्मूला कब तक एप्लीकेबल होगा। कई बार ये फॉर्मूला क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होता, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती हैं अभी, ठीक है ना। तो पहले न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जैसे एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन क्या होते हैं। जैसे अगर वाटर के अंदर NaCl डाल देते हैं या आइस के ऊपर NaCl या कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं तो क्या चेंज आता है। तो पहले इस फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको इजीली फाइंड हो जाए कि मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड करते हैं हमें। नाउ ओके, हमने 4 फॉर्मूले सोल्व किए हैं, ठीक है ना, और लास्ट था फॉर्मूला हमारा MB यानी मास ऑफ सोल्यूट। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है और स्टेटमेंट जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो एक बार उसको स्टडी करो। तो स्टेटमेंट क्या है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, और जिसकी डेंसिटी दे रखी है आपको 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस इफ KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल।
कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दी कंपाउंड। तो देखो आपको क्या गिवन है, इसके अंदर आपको दे रखा है फर्स्ट डब्ल्यू एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम, यानी इसको आप ऐड करते हो तो ये क्या होगा आपका डब्ल्यू बी। किसके अंदर ऐड करते हो तो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम और डेंसिटी दे रखी है। तो आपने पढ़ा होगा फार्मूला, डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट क्या होगा, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 ml इंटू डेंसिटी कर दो 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। उसके बाद आपको टेम्परेचर दे रखे हैं, तो जो फर्स्ट टेम्परेचर है फ्रॉम टू फ्रॉम, यानी फर्स्ट टेम्परेचर आपका TF0, तो वो दे रखा है 5.51 डिग्री सेल्सियस, और जो दूसरा टेम्परेचर है वो दे रखा है आपको TF। दोनों को माइनस कर दो, डेल्टा TF आ जाता है। इफ़ KF ऑफ बेंजीन दे रखा है 5.12 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल दे रखा आपको ये KF की वैल्यू। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई WB की वैल्यू दे रखी है आपको 0.643 ग्राम, और डेंसिटी, तो डेंसिटी से मैंने वेट ऑफ सोलवेंट फाइंड कर लिया इसके लिए। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हो आप। तो वेट ऑफ A, क्योंकि सोलवेंट का दे रखा था, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, वेट ऑफ A। डेंसिटी दे रखी थी आपको 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर, और वॉल्यूम दे रखा था आपको 50 मिलीलीटर। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 43.95 ग्राम। ओके, उसके बाद आपको KF की वैल्यू दे रखी है 5.12, और उसके बाद आपको दे रखा था देखो डेल्टा TF0, टेम्परेचर चेंज हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। जैसे दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 0.48 डिग्री सेल्सियस। अब जो डिफरेंस है तो सेल्सियस और केल्विन में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा ना डिफरेंस। तो इसका मतलब केल्विन दे तो रखा सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन यूज करेंगे। ओके भाई, अब देखो MB फाइंड करना हमने, इसके अंदर MB आप फाइंड करोगे तो MB किसके इक्वल होगा, देखो भाई MB होता है KF इंटू WB इंटू 1000। अब देखो डिवाइड बाय डेल्टा TF इंटू WA। अब ये सभी वैल्यू इसके अंदर रख दो। देखो ये वैल्यू थी 5.12 इंटू WB, वेट कितना दे रखा आपको 0.43 ग्राम है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। डेल्टा TF हमने सोल्व किया था 0.48 इंटू WA कितना होगा आपके पास 43.95 ग्राम। ओके, जैसे इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक आंसर आ जाता है, और उसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर मोल होगी। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको ये सोल्व करना है। ओके, अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट न्यूमेरिकल किया उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ फार्मूले का यूज किया था। बेसिकली हमने फर्स्ट और फोर्थ का यूज किया था। अब हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं एक, जिसमें यूज करेंगे हम थर्ड फार्मूले को, यानी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखो स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पे। तो स्टेटमेंट क्या है, मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर एट 273 केल्विन इज 6.0246 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी आपको KF की वैल्यू फाइंड करनी है, किसके लिए, वाटर के लिए। तो देखो इसके अंदर गिवन क्या है, सबसे पहले तो वाटर का मोलर मास है। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है 18, या फाइंड कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जनरली वैसे पता भी होता है सभी को, 18 होगा। उसके बाद दे रखा है इसमें आपको टेम्परेचर कितना है केल्विन में 273। उसके बाद दे रखा है आपको डेल्टा H फ्यूजन, और डेल्टा H फ्यूजन कितनी दे रखी है 6.0246 किलोजूल पर मोल। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जूल पर मोल के अंदर, क्योंकि जो R की वैल्यू है हमारे पास वो जूल के अंदर है। तो R की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट की कितनी होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू सभी जैसे ही आप इस वैल्यू को रखोगे फॉर्मूले के अंदर, तो देखो इसको सोल्व कर लेते हैं भाई। तो आपके पास थर्ड फार्मूला देखो, KF किसके इक्वल होगा, R गैस कांस्टेंट होगा, T0F स्क्वेयर डिवाइड बाई कितना होता है भाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन। तो ये फॉर्मूला था, हमने सोल्व किया था। तो M क्या है इसके अंदर, मोलर मास। अब मोलर मास देखो वाटर का कितना होगा 18, R गैस कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद आता है T0F।
अब जैसे वाटर है तो प्योर है, तो इसका मतलब वो क्या है, T0F दे रखा है, तो ये क्या होगा 273 केल्विन, उसका स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। उसके बाद देखो भाई, उसके बाद आएगा 1000 इंटू, देखो 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन क्या होगा 6024.6 जूल पर मोल। तो ये हमने कन्वर्ट क्यों किया है जूल पर मोल के अंदर, क्योंकि जो आर की वैल्यू है ना वो जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर है भाई। अब जैसे आप मैथमेटिकली इसको सोल्व करते हुए तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.85, ठीक है ना, केल्विन पर मोलैलिटी, ठीक है। 3 यूनिट थी हमने की थी इसकी, तो इसके अंदर आंसर आएगा क्योंकि आपका टेम्परेचर केल्विन के अंदर दे रखा है भाई। ओके, तो ये रहेगा आपका आंसर है, ठीक है। तो इसके बाद हम अब कंडीशन कर लेते हैं कि जो मास ऑफ सोल्यूट है किस केस में रोंग आता है या किस केस में ये वैलिड रहेगा आपका। ओके, नाउ कंडीशन, तो कुछ कंडीशन कर लेते हैं। कंडीशन का मीन क्या होगा, अब जैसे आपने मोलर मास फाइंड किया है सोल्यूट का, अब देखो मोलर मास हम 2 वे से फाइंड कर सकते हैं। पहला मोलर मास आपने फाइंड किया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और वही मोलर मास आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब दोनों की वैल्यू इक्वल कब आएगी, यानी आप जो वैल्यू फाइंड करते हो यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और पीरियोडिक टेबल, कई बार अलग आ जाती है और कई बार सेम। अब सेम आने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं भाई, तो कंडीशन क्या है, या फिर आप कह सकते हो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से जो मोलर मास फाइंड किया वो करेक्ट कब होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है, सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, यानी ये प्रॉपर्टी या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तब एप्लीकेबल होगी सोल्यूट आपके पास क्या होगा, नॉन वोलाटाइल है। अगर आपके पास सोल्यूट कोई अदर हो, वोलाटाइल हो, तो आपका जो MB का आंसर आएगा वो इससे अलग आएगा पीरियोडिक टेबल से जो फाइंड करोगे। ओके, अब देखो द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, दूसरी कंडीशन क्या थी, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसके लिए वैलिड होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर। अगर आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा तो भी इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, यानी पीरियोडिक टेबल से जो आपने MB फाइंड किया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वो अलग आएगा, और जो आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से फाइंड किया वो क्या आएगा आपका, अलग आएगा भाई। ओके, तो सोल्यूट जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा आपका, डाइल्यूट। थर्ड कंडीशन क्या है, सोल्यूट डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, जो आपका सॉल्यूशन है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में नहीं जाए, क्योंकि अगर एसोसिएशन क्या होता है, जुड़ जाना। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, बाद में वो सॉल्यूशन के अंदर ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर कुछ और आएगा। अगर वो डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसोसिएट यानी डाल लेते हैं आपने 5 मोल और कन्वर्ट हो गए 10, जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो उसके अंदर भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू फाइंड करोगे यानी MB जो फाइंड करोगे विद यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। किसके रिस्पेक्ट में, MB जो आप फाइंड करोगे पीरियोडिक टेबल की हेल्प से। इसको हम आगे भी वाटर फैक्टर की फॉर्म में स्टडी करेंगे इनको भी। ओके, तो इसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन भी। एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, जैसे अब एंटी फ्रीज सॉल्यूशन के बारे में काफ़ी सुना होगा आपने, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो फ्रीज ना हो या फ्रीजिंग होने से रोकते हो। जैसे जितने भी व्हीकल्स हैं उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं अभी, एज ए कूलेंट वाटर यूज़ करते हैं। वाटर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इंजन में हीट है उस वजह से इंजन क्या रहे, थोड़ा ठंडा रहे, कूल रहे, और हमारा व्हीकल है वो अच्छी तरह वर्क करता रहे प्रॉपर। तो उस वे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं रेडिएटर के अंदर। लेकिन जो देश ठंडे हैं जिसमें टेम्परेचर काफ़ी डाउन है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है उन देशों में टेम्परेचर, तो वहाँ क्या होगा, अगर आपने वाटर यूज़ कर रखा है रेडिएटर में तो वाटर क्या करेगा, फ्रीज हो जाएगा वहाँ, तो जिस वजह से आपका व्हीकल है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो उन देशों के अंदर जो रेडिएटर है उस रेडिएटर में वाटर के साथ कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे इथाइलिन या फिर ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। जैसे वाटर के अंदर ये चीज़ ऐड करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि सोल्यूट ऐड कर देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। मान लो हमारे पास कोई कार है उसके अंदर, और वो कार है उस देश के अंदर जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे कार को देखा तो उसके अंदर वाटर फ्रीज हो चुका है, यानी वो तो बर्फ़ में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक कार के अंदर मैंने क्या कर रखा है, वाटर के साथ इथाइलिन या फिर ग्लाइकोल ऐड कर रखा है, तो उसके अंदर जो मैंने देखा रेडिएटर के अंदर अभी भी वो लिक्विड पड़ा है। क्यों,
मान लो टेम्परेचर चला गया -5 डिग्री सेल्सियस, और जैसे मैंने इसकी अमाउंट इंक्रीज की वाटर के अंदर, तो इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कार है जिसके अंदर केवल वाटर था, तो वो तो रेडिएटर के अंदर वाटर आइस में कन्वर्ट हो चुका है। बट जो सेकंड कार है उसके अंदर मैंने क्या डाल रखा है, वाटर प्लस इथाइलिन, तो उसके अंदर अभी भी लिक्विड प्रेजेंट है अभी, तो वो कार प्रॉपर वर्क कर पाएगी। उसको बोलते हैं एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। यानी अगर वाटर के साथ आप कोई केमिकल ऐड कर दो जिस वजह से वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, यानी फ्रीज होने से जो रोकेगा। तो आप जैसे केमिकल या कोई सब्सटेंस ऐड करते रहोगे, जैसे NaCl है, तो उससे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता रहता है। तो इससे काफ़ी डिक्रीज हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो ठंडे देशों में कार है उनमें हमेशा वाटर के साथ ये केमिकल ऐड किए जाते हैं अभी। ओके, और सेकंड आता है आपके पास क्लियर स्नो ऑफ द रोड, यानी बर्फ़ जो रोड है या सड़क है उसके ऊपर बर्फ़ साफ करने के लिए हम NaCl सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों क्या ये फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर देते हैं ना। जैसे वाटर के अंदर हम NaCl और CaCl ऐड कर देते हैं या कोई एक ऐड कर देते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाता है। अब जैसे बर्फ़ को साफ़ करते हैं तो उसमें हम वाटर भी यूज़ करते हैं कई बार, या जैसे हम NaCl या CaCl डाल देते हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। जैसे वहाँ टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है, मान लो 1 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है या 0 डिग्री तक, तो जहाँ हमने NaCl डाल रखा है तो वहाँ तो फ्रीजिंग पॉइंट काफ़ी डिक्रीज हो चुका है, -2 -3 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री पहुँचेगा तो क्या होगा, जो हमारी आइस है वो बहुत जल्दी क्या करेगी, मेल्ट हो जाती है, जिस वजह से रोड क्या होगा, अपने आप क्लियर हो जाते हैं। या फिर जो वाटर है वहाँ अगर मान लो स्नो बर्फ़ से वाटर आया, पानी बन चुका है, तो वो दोबारा बर्फ़ में ना कन्वर्ट हो, तो इस वजह से जैसे NaCl CaCl डाल देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट उनका डिक्रीज हो जाता है, जिस वजह से रोड को आसानी से फिर साफ़ किया जा सकता है अभी। ओके, तो ये था आपका लेक्चर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और मेरे को उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।